हाँ देखिए, कंडक्टर अनुज्ञप्ति की आवश्यकता 29। हम लोगों ने 3 सेक्शन पढ़ी है, इससे पहले 3 सेक्शन पढ़ी है। 3 सेक्शन पे 4-5 सेक्शनों के नाम एक साथ लिख दीजिए। सेक्शन 3 पे एक सेक्शन लिखिए 29, एक सेक्शन लिखिए 39 कॉमा लगा के। सेक्शन 3 पे लिखना है 29, 29, 39, 66 कॉमा 146, 146। देखिए 3 तो ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता है, 29 कंडक्टर लाइसेंस की आवश्यकता है, 39 आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। इस तरह से यहाँ पे आवश्यकता के संबंध में यहाँ पे ये बातें बताई गई हैं कि किस सेक्शन में क्या है। परमिट से संबंधित है, परमिट की आवश्यकता 66 परमिट। इंश्योरेंस की आवश्यकता 146 इंश्योरेंस की आवश्यकता। इस तरह से अपन यहाँ पे इनको थोड़ा देखेंगे कि ये रिलेवेंट सेक्शन है। सारी सेक्शन एक साथ ही अपन को देखना है, 3, 29 और फिर कौन सी है 39 है समथिंग, फिर 66, फिर 146। ये 4-5 सेक्शन आपको एक साथ ही देखना है। कोई भी व्यक्ति किसी मंजिली गाड़ी के कंडक्टर के रूप में तभी कार्य करेगा जब उसके पास ऐसे प्रभावी कंडक्टर अनुज्ञप्ति है जो ऐसे कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए उसे प्राधिकृत करने के लिए उसके नाम दी गई है। उसके नाम से कंडक्टर लाइसेंस होना चाहिए तो ही वो कंडक्टर के तौर पे कार्य करेगा। जैसा हमें लोकल में देखने को मिलता है, बल्कि ऐसा होता नहीं है, मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होता है। जनरली तो कंडक्टरी लोग करने लगते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर बड़ी बस में देखेंगे, स्लीपर बस होती है, एमपी रोडवेज की बस होती है, इनमें कंडक्टर लाइसेंस मैंडेटरी होता है। प्राइवेट बसों में तो ऐसा चल जाता है कि भैया नहीं है, तो उन्होंने कहा चलो इसको रख लेते हैं, कंडक्टरी करेगा एक, ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन अब इन दोनों का लाइसेंस होना चाहिए। कई लोग बनवाते भी हैं लेकिन पहनते नहीं है, ना बैच पहनेंगे ना गाउन पहनेंगे। वो गाउन टाइप का एक रहता है उनका, कोट टाइप का, वो नहीं पहनेंगे, खाकी कलर का। राज्य सरकार ऐसी शर्तें बेहद कर सकेगी जिन पर उपधारा 1 किसी मंजिली गाड़ी के ऐसे ड्राइवर को जो कंडक्टर के तत्वों का पालन कर रहा है, या दूसरा ऐसे व्यक्ति को जो अधिक से अधिक 1 मास की अवधि के लिए कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए नियोजित किया गया है, लागू नहीं होंगे। देखिए कुछ समय के लिए जैसे कंडक्टर के तौर पर कार्य कर रहा है कोई व्यक्ति, मान लीजिए एक छोटा सा काम है, ऐसा काम है कि मतलब 1 महीने के लिए कंडक्टरी करना है किसी को, या फिर या किसी धार्मिक संस्था से जुड़ी हुई बस है, तो वहाँ पे जो कंडक्टर रहेगा तो कंडक्टर के तौर पे 1 माह तक के लिए फ्री शुल्क या कोई कार्य करने के लिए निर्बंधन कर सकेगी कि भई ऐसा लोग बिना लाइसेंस के कंडक्टरी कर सकते हैं। जैसे आप देखिए कभी शिरडी जाइए, साईं आश्रम की बस चलती है वहाँ पे शिरडी में। साईं आश्रम की बस में आप बैठेंगे तो 1 भी रुपये किराया नहीं लगता है। छोड़ेंगे आपको खाने पॉइंट पे छोड़ती हैं, वो साईं मंदिर तक छोड़ती हैं, एक भोजन स्थान है वहाँ तक छोड़ती हैं। साईं कैंपस से बिल्कुल जा सकते हैं निःशुल्क। उसमें कंडक्टर भी रहते हैं, तो कंडक्टर का काम बस बैठाना रहता है, उसमें बैठा लेंगे वो आपको, निःशुल्क बस रहती है। तो ऐसी बसों में अब बताइए कंडक्टर का काम क्या, व्यवस्थाएं बैठाना, तो इनका काम क्या है, लोकल सर्व में चलती हैं, ज़्यादा दूरी पे वो चलती नहीं, मंदिर से आश्रम तक बस। कंडक्टर अनुज्ञप्ति का दिया जाना 30, कंडक्टर अनुज्ञप्ति का दिया जाना। अब देखिए कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं हैं, मतलब इनके पास कुछ पढ़ा लिखा होना चाहिए, टिकट काटना है उसमें लिखना है 30 रुपये 60 रुपये लिखना है, झांसी टू ग्वालियर लिखना है, तो भाई वो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। कैसे लिखेगा वो? कई कंडक्टर इंग्लिश में लिखते हैं, मैं आपको बता दूं हिंदी में लिखते हैं। कंडक्टर की भाषा कंडक्टर ही समझे, कुल मिला के तो यही लगता है मुझे। कैसे कंडक्टर की लैंग्वेज ज़्यादातर कंडक्टर ही समझ पाते हैं, अपन लोग तो टिकट पे नहीं समझ पाते क्या लिखा है। कई बार पता चला 80 का टिकट है वो 60 लिखे रहते, अपन को 80 लिखता है, वो लोग समझ जाते हैं, अपन नहीं समझ पाते। वो दोनों में चला ले जाते हैं कि 60 रुपये का टिकट है, 80 लिए हैं, या 80 बता देंगे या 60 बता देंगे। तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक होता है 5 पाठ 8 पास समथिंग होती है क्वालिफिकेशन, ये होने चाहिए। जो राज्य सरकार द्वारा बेहद की जाए, जो धारा 31(1) के अधीन निर्धारित नहीं है और जो
उस समय कंडक्टर अनुमति धारण या अभिप्राप्त करने के लिए निर्धारित नहीं है। मतलब जिसके पास कंडक्टर लाइसेंस धारण करने की योग्यता होना चाहिए, अयोग्यताओं में ना आता हो, उसी तरह की क्वालिफिकेशन इसकी है, तो जैसे 31A के विरोध में ना हो। कंडक्टर अनुज्ञप्ति उसे दिए जाने के लिए उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा जिसकी अधिकारता ऐसे क्षेत्र पर है जिसमें वह मामूली तौर पर निवास करता है, कारोबार करता है। मामूली तौर पर निवास करता है, कारोबार करता है, ऐसी स्थिति में हो सकेगा। मतलब जहां आप रहते हैं वहीं तो आवेदन करेंगे कंडक्टर लाइसेंस के लिए। ऐसा थोड़ी है कि आप इंदौर में रह रहे हो आवेदन करें आप होशंगाबाद में, ऐसा है क्या? नहीं है। आपको आवेदन कहाँ करना पड़ेगा? जहाँ आप रह रहे हैं वहीं आवेदन आपको करना पड़ेगा। उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रारूप में होगा और उसमें ऐसी जानकारी दी जाएगी जो बेहद की जाए। मतलब ऐसे प्रारूप में वो जानकारी होगी जो बेहद की जाए, दोनों दशाओं को ध्यान दिया जाएगा। तो फॉर्म की बात हो रही है, इन्फॉर्मेशन की बात है, जो फिल करना पड़ेगा वो तो भरना ही पड़ेगा उसमें। कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसे प्रारूप में जैसा बेहद किया जाए चिकित्सा प्रमाण पत्र होगा जो रजिस्ट्री के चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित होगा। उसके साथ आवेदक की नई फोटो की 2 साफ प्रतियां होगी। देखो भाई, इन्होंने यहाँ डॉक्यूमेंटेशन भी लिख दिया है कि आपके पास क्या होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आज के समय में जो 2-4-500 रुपये खर्च करो कोई भी मेडिकल ऑफिसर बना देता है गवर्नमेंट का। और 2 फोटो होना चाहिए, तो 2 साफ फोटो होना चाहिए, तो भाई फोटो व्यवस्था भी हो जाएगी। तो साफ फोटो, एक निश्चित आवेदन के साथ फीस और निश्चित प्राधिकारी को देना है अपन को, 8/5 की मार्कशीट 20 में लगाना है। इस अध्याय के अधीन दी गई कंडक्टर अनुज्ञप्ति ऐसे प्रारूप में होगी जिसमें ऐसी विशिष्टियाँ होंगी जो बेहद की जाए और वह पूरे राज्य में प्रभावी होगी जिसमें वह दी गई। अब देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में प्रभावी होगी, पूरे भारत भर में प्रभावी नहीं होगी, ये आपको ध्यान देना है। जैसे एक्साइज एक्ट है तो पूरे MP में लागू होता है, छत्तीसगढ़ में नहीं होता, उत्तर प्रदेश में आप लागू नहीं कर पाएंगे उसको, ऐसी ये है। ये लोकल दायरे में रहता है कंडक्टर। अब मान लीजिए कोई बस है, अगर मान लीजिए एक बस है जो MP UP के बीच चल रही है, तो क्या होगा, पूरे राज्य में प्रभावी होगी। अब ये लिख रहा है पूरे राज्य में प्रभावी होगी, तो अब राज्य से तो बाहर चले गए अपन, तो कैसे लागू होगा? तो यहाँ पे भी वही कंडक्टर अनुज्ञप्ति लागू रहेगी जिस एरिया की आपने बनवा रखी है, अगर आपका परमिट है उस एरिया का, तो ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे थोड़ा पृष्ठांकन का महत्व है। देखिए, जब हमें दूसरे राज्य में जाना पड़ता है तो हमें उस राज्य के अथॉरिटी के पृष्ठांकन करानी पड़ती है अपनी लाइसेंस को। आप देखेंगे आगे परमिटों को पृष्ठांकन कराना पड़ता है, वो पृष्ठांकित वो कर देते हैं, तो क्या होता है, हम उस राज्य में भी चला सकते हैं। मतलब एक परमिशन लेनी पड़ती है। कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए और उसके प्रत्येक नवीकरण के लिए फीस, चालन अनुज्ञप्ति की फीस की आधी होगी। मतलब इसकी आधी फीस अपन को देना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस की जितनी फीस लगती है उसकी आधी फीस अपन कंडक्टर लाइसेंस के लिए देंगे। ये भी आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कंडक्टर अनुज्ञप्ति के दिए जाने के लिए निहरताएं, अयोग्यताएं क्या होंगी? कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है ना तो कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण करेगा, ना वह उसे दी जाएगी। 18 वर्ष से कम आयु का है तो कंडक्टर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। मतलब इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपको कंडक्टर ही करना है, 18+ का होना पड़ेगा। ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पर IMP लगा लीजिएगा, वरना उधर कन्फ्यूज हो जाते हैं। हालाँकि कंडक्टर लाइसेंस और ड्राइवर लाइसेंस दोनों के लिए 18+ मांगा गया है। बस चलाने के लिए, परिवहन यान चलाने के लिए 21+ मांगा गया है। बकाया इनके लिए 18+ मांगा गया है। अब मान लीजिए 16+ का बच्चा है, उसको भी गाड़ी चलाने को दी जा सकती है, लेकिन 50 cc इंजन वाली गाड़ी, 50 cc, मतलब जो गाड़ी नॉर्मली है, मान लीजिए प्लेटिना गाड़ी है 100 cc, उसके आधे cc की गाड़ी होगी, लूना मोपेड टाइप की गाड़ियाँ होंगी। सर परिवहन तो 20 ईयर्स है ना? क्या परिवहन का तो 20 साल है ना, 20 साल से कम नहीं होगा तो परिवहन लाइसेंस नहीं देंगे। हाँ, तो 20+ आएगा ना? 20 साल, हाँ 20 साल में 21 बोल गया, 20 साल, ठीक है, 20 साल। देखिएगा सेक्शन 3 में दिया गया है, अगर आप कंफ्यूज हैं तो सेक्शन 3 देख सकते हैं, अभी पीछे पलट के सेक्शन 3 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुज्ञापन प्राधिकारी कंडक्टर अनुज्ञप्ति देने से इनकार कर सकेगा। आप देखिए, वो देखेगा कि भाई इतना पढ़ा लिखा है ही नहीं, अंगूठा लगाना आता, नाम तक तो लिख नहीं पा रहा है, फिर क्या ये कंडक्टर ही करेगा, दे देंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, इन लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है जो कंडक्टर होते हैं। जैसे आप 10 लोग जाएंगे, आप लोग बोलेंगे नहीं हम झांसी से ग्वालियर जा रहे हैं, 10 लोग जा रहे हैं बस से, ने कहा नहीं 100 रुपये लगेंगे, तो आप बोलेंगे हम 80 दे देंगे, तो वो जोड़ लेगा,
मतलब जोड़ लेगा नॉर्मली 10 लोगों के 9 लोगों के जितना किराया होगा वो जोड़ लेगा, उसको अलग से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 15 लोग भी चले जाएंगे तो जोड़ लेगा वो। इन लोगों की आईक्यू बहुत तेज़ होती है, या होती है, या उस प्रोफेशन में रहते रहते हो जाती, मेरे ख्याल से जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में रहते रहते, मच्छर आ रहा है, उस प्रोफेशन में रहते रहते हो जाती है। तो ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। यदि आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता नहीं है, कम से कम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वरना वो अयोग्य हो जाएगा। यदि आवेदक द्वारा पेश किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र से प्रकट होता है कि वह कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक दृष्टि से अधिक ठीक क्षमता में नहीं है, ठीक हालत में नहीं है, मतलब शारीरिक दृष्टि से ठीक हालत में नहीं है, चलने में सक्षम नहीं है, शारीरिक हष्ट-पुष्ट नहीं है कि वो कंडक्टरी कर सके। कंडक्टरी जानते हैं आप लोग, अब बस में सवारी उतारना बैठालना ये इनका काम रहता है कंडक्टर का, पैसे वसूल करना, सवारियों को चढ़ाना, सीट प्रोवाइड कराना, ये सब काम रहता है कंडक्टर का। ये आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसके लिए थोड़ा हष्ट-पुष्ट तो होना चाहिए उसको, ऐसा ना हो उसी को 4 लोग चाहिए उठा के बैठालने के लिए, ऐसा व्यक्ति नहीं हो पाएगा। सहायक रूप से ठीक हालत में होना चाहिए। यदि आवेदक द्वारा धारित पहले की कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति प्रतिशत की गई थी, ये कंडीशन ये देखा जाएगा कि अगर पहले से कोई कंडक्टर लाइसेंस था इनके पास में, वो जब्त कर लिया गया है, तो वैसी कंडीशन में ये देखा जाएगा वो शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कुछ जैसे सेक्शन 16 हम लोग पढ़े थे उसी तरह की ये सेक्शन है, सेक्शन 32। वहाँ पर ड्राइवर लाइसेंस के लिए रोग और निष्क्रियता के आधार पर वापसी की बात की गई थी। यहाँ पे कंडक्टर लाइसेंस रोग और निष्क्रियता के आधार पर प्रतिसरण करने की बात यहाँ पे की गई है कि इसको वापस ले लिया जाएगा। कैसे, इसको पढ़ने लायक वैसे कुछ है नहीं है, फिर भी अपन इसको थोड़ा देख लेते हैं। यदि किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के युक्त आधार हैं कि किसी कंडक्टर अनुज्ञप्ति का धारक किसी ऐसे रोग या निष्क्रियता से ग्रस्त है जिससे कि उसके ऐसी अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य हो जाने की संभावना है, तो कंडक्टर अनुज्ञप्ति किसी भी समय किसी भी अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्रतिशत की जा सकेगी। अब उसको लग रहा है अयोग्यता आ गई है, किसी भी तरह से शारीरिक रूप से मानसिक रूप से ग्रस्त हो गया है, मान लीजिए कोई अब चलने में अक्षम हो गया, कोई बीमारी हो गई है, कोई बीमारी के कारण वो कंडक्टरी नहीं कर सकता है, तो वैसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, कंडक्टर लाइसेंस वापस ले लेंगे, किसी भी समय वापस ले सकते हैं। और जब किसी कंडक्टर अनुज्ञप्ति को प्रतिशत करने वाला प्राधिकारी वह प्राधिकारी नहीं है जिसने कंडक्टर अनुज्ञप्ति दी थी, तब वह कंडक्टर अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति के ऐसे प्रतिशत करने की संसूचना देगा। मान लीजिए हमें सागर से लाइसेंस मिला हुआ है, कंडक्टर लाइसेंस मिला हुआ है मान लीजिए सागर से, और मेरा कंडक्टर लाइसेंस टीकमगढ़ ज़िले के आरटीओ ऑफिसर ने जब्त कर लिया है कि भैया आप बीमार हो, आप सही से खड़े नहीं हो पा रहे हो, कंडक्टरी कैसे कर लेते हो, आप अक्षम है, आप नहीं आइए, कल से कंडक्टरी मत कीजिए। तो इनका एक दायित्व होगा कि ये आपको हर जगह मिलेगी ये लाइन, कि वो संबंधित अधिकारी को सूचित करेंगे। तो ये सागर वाले को सूचित करेंगे कि आपने जो लाइसेंस ग्रांट किया था हमने वो वापस ले लिया है, रिवोक कर लिया है, ये सागर वाले को आरटीओ को सूचित करेंगे। सर तो ये ऑफिसर्स जाके देखते हैं क्या? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से नहीं नहीं, ये कहीं नहीं जाते हैं। क्या होता है, ऑनलाइन इनका प्लेटफार्म होता है, स्टेट गवर्नमेंट का रजिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट का रजिस्टर होता है ना, लाइसेंस होगा, उस पर ये प्रष्टांकन करते हैं और वहाँ संबंधित कार्यालय को ये सूचित करते हैं, बाई मेल द्वारा सूचित करते हैं। इनके मेल होते पर डे, ये चेक करते रहते मेल, जैसे बैंक में देखते ना, अब वैसा रहता है इनका सिस्टम, या स्कैन करके संबंधित प्रोफाइल पे अपलोड करते हैं। इनको एसेस रहती है तो वहाँ जानकारी पहुँच जाती है। जैसे आपका सर मतलब खुद ही करते हैं? हाँ, जैसे मेरा रिनोवल है, अब मैं देखिए कई लोग कहते हैं कि जहाँ से लाइसेंस बनवाया है वहीं से रिनोवल कराना पड़ेगा, लेकिन अपना मोटर व्हीकल ऐसा कुछ नहीं कहता है। मैं आपको बता दूं, मोटर व्हीकल कहता है किसी भी आरटीओ ऑफिसर से आप रिनोवल करा लीजिए, और रिनोवल कराने के बाद जहाँ से भी लाइसेंस बना है वो वहाँ सूचित कर देंगे कि इस लाइसेंस को हमने रिनोवल कर दिया है। जैसे मैं देखिएगा अभी मेरा 2024 में होगा तो मैं छतरपुर से ही रिनोवल कराने का सोच रहा हूँ, यहाँ से रिनोवल कराऊंगा, सागर नहीं जाऊंगा रिनोवल, सागर से मेरा लाइसेंस है 2 व्हीलर 4 व्हीलर का, तो यहीं से रिनोवल कराऊंगा। ये सूचित करेंगे वहाँ, इन्हें बेरेक ले जाएंगे, उन्हें बताएंगे साहब देखो ये लिखा है,
आप क्यों नहीं करेंगे बताइए। तो आप यहाँ पे प्रमाण दें। कई लोग क्या करते हैं, वो पुराने वाले सिस्टम पे चलते रहते, जैसे आज परिवहन और डिजी लॉक का ज़माना है, फिर भी हम लोग ऑफलाइन अगर डॉक्यूमेंट लेके चल रहे हैं। कितनी बड़ी है, हम लोग का हर चीज़ त्याग दी हम लोगों ने, यहाँ तक कि पर्स भी अब छोड़ने वाले हैं कुछ समय के बाद। मोबाइल ही सर्वे सर्वा है। छोटे छोटे गांव होंगे, सड़क किनारे दुकान होगी चाय की, रात में 5 बजे आप बाइक रोकेंगे, कार रोकेंगे और वहाँ जाके खड़े होंगे, भैया 2 चाय दे दो, तो वो कहेगा पेटीएम कर दो भाई साहब। इतना ईजीबल हो जाएगा। आप सब्जी वाले भी कहेंगे क्या आप भाई सब परेशान हो रहे हैं जी, मेरा मोबाइल नंबर है, स्कैन करके पेटीएम कर दो, 20 रुपये भटा बैगन लिए हैं आपने, टमाटर लिए हैं, 20 रुपये कर दो, 5 रुपये कर दो, ऐसा सिस्टम है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संबंधित अधिकारी को सूचित करेंगे जिसने लाइसेंस जारी किया था, कंडक्टर लाइसेंस। परंतु किसी अनुज्ञप्ति को प्रतिशत करने के पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी अनुज्ञप्ति धारण करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का एक अवसर देगा। अब जब्त करेंगे भाई तो सुनेंगे सामने वाले को, अगर वो सही रीजन देते, हो सकता है वो 2 दिन से बीमार हो, फीवर आ रहा हो, नहीं सक्षम हो पा रहा हो, इतना स्थायी बीमार ना हो, तो उसको सुनेंगे उसकी बात। अगर वो सही जवाब देता तो अपन रिवोक नहीं करेंगे। ये ध्यान दीजिए। 33 बस नाम याद रखना है, इसमें अंदर कुछ आने वाला नहीं है, आप खुद समझ रहे हैं। देखिए 33, अब हम लोगों ने एक सेक्शन पढ़ी थी, 17 सेक्शन पढ़ी थी, उसी की भांति ये 33 सेक्शन है। वहाँ पे देखिए, कंडक्टर अनुज्ञप्ति से इनकार आदि करने वाले आदेश तथा उनसे अपील है। वहाँ पे था ड्राइवर लाइसेंस से इनकार करने वाले आदेश या उनसे अपील है 17 में। तो यहाँ पे रिलेवेंट सेक्शन 17 लिख दीजिए, 32 के सामने रिलेवेंट सेक्शन 16 लिख दीजिए। जब अनुज्ञापन प्राधिकारी कंडक्टर अनुज्ञप्ति देने से या उसका नवीकरण करने से इनकार करता है, उसे प्रतिशत करता है, तब वह आदेश द्वारा ऐसा करेगा जिसकी संसूचना यथास्थिति आवेदक या धारक को दी जाएगी और जिसमें ऐसे इनकार या प्रतिसहरण के कारण लिखित रूप में दिए जाएंगे। अब जो इनकार किया गया है या रिवोक किया गया है, इसके कारण देने पड़ेंगे। अगर वो इनकार करता है, प्रतिशत करता है, तो आपको रीजन देना पड़ेगा। जैसे मैं हूँ, अब मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, तो अब जैसे कल मैं देख रहा, तो सर ने कहा कि ऐसा कीजिए, प्रिंसिपल सर ने मेरे कॉलेज के, कि विक्रम सर आप पढ़ाइएगा मत, वरना बच्चे जाएंगे नहीं। अपन को 2 लेक्चर के बाद भगा देना है बच्चों को, पूरे नहीं पढ़ाना है, छुट्टी है। बोले आज तो अपन वैसे आ गए हैं, 1 तारीख को छुट्टी है। तो मैं गया कॉन्ट्रैक्ट, एवरी एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। यहाँ से मैंने शुरू किया, तो 1 घंटे कम निकल जाता, 45 मिनट का लेक्चर है वहाँ, तो पता ही नहीं चलता। वहीं के वहीं अगर 5 मिनट अपन सोच लो कि ये पढ़ाना है, तो वहीं के वहीं अपन कवर करते रहते। हिंदी इंग्लिश में पढ़ाए जाते, बाकी फैकल्टी हिंदी में पढ़ाती है, मैं हिंदी इंग्लिश बाईलैंग्वेज पढ़ाता हूँ वहाँ पे। तो ऐसे करके हम लोगों ने वहाँ पे कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही है कि अगर इनकार कर दिया है तो रीजन दे देते हैं। जैसे प्रिंसिपल सर ने रीजन दे दिया कि भाई अपन को इनको भगाना है, शाम तक 6 लेक्चर तक जोड़ के नहीं रखना है, 1-2 घंटे बाद बच्चे चले जाएंगे, इससे कम आए हैं। अब यहाँ पे आपकी अगर मान लीजिए कंडक्टर लाइसेंस मैंने क्या किया है, रिवोक कर लिया है, तो उसके कारण देंगे, किस कारण दिए हैं कि आपको अक्षम बीमारी। कई कंडक्टरों को क्या होता, मिर्गी आ जाती। मैं आपको बता दूं, एक कंडक्टर तो ऐसे थे मेरे एरिया में, मेरे इलाके में बस में चलते थे। पहले क्या था, जब मैं 10वीं 12वीं में पढ़ता था, तो इधर मेरी खूब चलती थी। मेरे 2 4 5 दोस्तों की एक फ्रेंड मंडली थी, और बस पे आना जाना फ्री, सब कुछ फ्री। कोई जा रहा है तो उन्होंने हाथ दे दिया दूर से, हाँ दाऊ राजा साहब भैया। बस पे सीट हो जाती थी, वो बैठ के चले जाते थे, कोई भी हो, लेडीज़ जेंट्स जिसको जाना हो, तो अपन ने हाथ दे दिया, तो वो बाकायदा खाली करवाता था सीट और बैठा ले जाता, तो किराया लेता नहीं। फिर जब हम बीएससी में पढ़ने लगे, तो हमें ये समझ में आया कि नहीं, अपन दूसरे के पेट को काट के नहीं जीवित रह सकती, ये अपना गलत तरीका है। मैं हमेशा फिर वो किराया नहीं लेते थे। हम सागर से आते थे, टीकमगढ़ से बैठे इधर के लिए, किराया नहीं लेते थे कंडक्टर, लेकिन मैं ज़बरदस्ती रख देता था, लो 60 रुपये लग रहे हैं, 40 रुपये लग रहे हैं, 30 रुपये तो ले लो हमसे, रख लो, हमने भी गुटखा खा लेना। तो ऐसे करके फिर धीरे धीरे अपन देने लगे, अब बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हो गए हैं, इन चीज़ों से विरक्त हो गए हैं। तो प्रतिशत करेंगे तो रीजन देंगे भाई, कारण देंगे क्यों हम वापस ले रहे हैं आपके कंडक्टर लाइसेंस। उपधारा 1 के अधीन दिए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपने पर आदेश की तामील के होने के 30 दिन के भीतर बृहद प्राधिकारी को अपील कर सकेगा। देखिए वहाँ भी सेक्शन 17 में भी 30 दिन के भीतर बृहद प्राधिकारी को अपील है, यहाँ भी बृहद प्राधिकारी को अपील है।
जो ऐसे व्यक्ति और उस प्राधिकारी को जिसने आदेश दिया है सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अपील का विनिश्चय करेगा। अपील प्राधिकारी का विनिश्चय उस प्राधिकारी पर आबद्ध कर होगा जिसने वह आदेश दिया था। अब देखिए ये क्या करेगा, विनिश्चय करेगा, उसको सुनेगा, विनिश्चय करेगा, और जिस अनुज्ञापन प्राधिकारी ने रिवोक किया है लाइसेंस को, कंडक्टर लाइसेंस को, उस पर ये इसका निर्णय बाध्यकर होगा। किसका? विहित प्राधिकारी। ऐसा कोई डिसाइड नहीं है कौन सा होगा। मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसा मेरे ख्याल से जैसे जिला लेवल का अधिकारी है, फिर संभाग लेवल का अधिकारी होता होगा आरटीओ डिपार्टमेंट में, उसको अपील होती होगी। ये सब कुछ यहाँ पे होगा। जैसे कलेक्टर होता फिर कमिश्नर होता, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ सिस्टम होगा विहित प्राधिकारी। 34, अनुज्ञापन प्राधिकारी की निर्धारित करने की शक्ति। यदि किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी की यह राय है कि कंडक्टर के रूप में किसी कंडक्टर अनुज्ञप्ति के धारण के पूर्वाचरण के कारण यह आवश्यक है कि उसे कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने से निर्धारित कर दिया जाए, तो वह ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उस व्यक्ति को कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण करने या प्राप्त करने से किसी वर्णनिर्दिष्ट अवधि के लिए जो 1 वर्ष से अधिक न हो कि निर्धारित करने का आदेश दे सकेगा। देखिए, पहले आचरण के कारण, पूर्व आचरण के कारण, अब ये कह रहे हैं कि इनको कंडक्टर अनुज्ञप्ति नहीं देना है, तो यहाँ पे 1 वर्ष से अधिक न हो कि अयोग्य घोषित कर सकता है। मतलब 1 वर्ष तक अयोग्य घोषित किया जा सकता है ऐसे व्यक्ति को। परंतु अनुज्ञप्ति के धारक की निर्धारित करने के पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी अनुज्ञप्ति धारण करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का उपयुक्त अवसर देगा। पूर्व आचरण के कारण 1 वर्ष तक अनुज्ञापन प्राधिकारी कंडक्टर लाइसेंस को वो कर सकता है, क्या? रिवोक कर सकता है। कई सारी गतिविधियां होती है। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कोई छेड़छाड़ कर रहा है बस में, अब इनकी बहुत गतिविधियां होती है। लोकल स्तर रहता है, ज़्यादा स्तर रहता नहीं है। जो हाई बस है, जैसे मान लीजिए एक एमपी आरटीसी की बस है, एमपी रोडवेज की बस है, तो उन्हें कंडक्टर लाइसेंस लेना मैंडेटरी है स्टेट गवर्नमेंट का। अब कंडक्टर लाइसेंस ले रहे हैं तो बाकायदा वो गाउन पहनेंगे, खाकी कलर की कोटी पहनेंगे, बैच भी लगाएंगे, वो नेम प्लेट भी रहेगी उनकी कंडक्टर की। और मेरे एक परिचय में हैं यहाँ के, महोबा के हैं, महोबा राट के हैं, आप चौरसिया जी हैं, अशोका ट्रेवल्स में चलते हैं, अशोक राय, वो इस साइड ज़्यादा आती है, दतिया वालों का है ये, अशोक राय वालों का काफ़ी स्लीपर बस चलती है, इंदौर टू टीकमगढ़ इधर आती है, मेरे गांव तक बस आती है वो। तो भाई हमने उनसे एक बार पूछ लिया, हमने भाई साहब आपका लाइसेंस है क्या? बोले हाँ। हम लोगों का लाइसेंस बनवाना पड़ता ना कंडक्टर का, फिर उन्होंने अपनी वर्दी निकाल के दिखाई कि बोले ये बैच है हमारा, देखो नाम लिखा हुआ है, बैच है, और ये लाइसेंस, इस तरह कंडक्टर लाइसेंस ऐसा बनता है। तो ये वैसे देखने को नहीं मिलती हैं, अपन को समझ में भी नहीं आती कंडक्टर लाइसेंस का कॉन्सेप्ट, लेकिन होता है कंडक्टर लाइसेंस। आगे बढ़ते हैं सब प्लॉट 2। ऐसे किसी आदेश के दिए जाने पर यदि कंडक्टर अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा उस कंडक्टर अनुज्ञप्ति का पहले ही अभ्यर्पण नहीं कर दिया जाता है तो वह उसे उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को तुरंत अभ्यर्पित कर देगा। अब वापस ले लिया है मैंने, रिवोक कर दिया, तो आपको सरेंडर कर देना है, जाके जमा कर देना है। जिसने वह आदेश दिया है और वह प्राधिकारी उस अनुज्ञप्ति को तब तक अपने पास रहेगा जब तक निरता समाप्त नहीं हो जाती, हटा नहीं दी जाती। तो आपको 1 साल तक के लिए रोक लगा दी कि आप 1 साल तक कंडक्टरी नहीं करेंगे, तो 1 साल तक वो जब्त करके उस अधिकारी के पास रहेगा। वो आपको एक स्लिप दे देगा कि आपका एक पावती टाइप की दे देगा, वो अगले साल 1 साल जब पूरे हो जाए उसमें टाइम रहेगा कि इतने से इतने समय तक आप बैन है, और वो समय जैसे ही फिनिश हो जाएगा आप वो पावती जाके दे देंगे तो आपका लाइसेंस रिन्यूअल वापस दे देगा। कंडक्टर अनुज्ञप्ति के धारक को इस धारा के अधीन निर्धारित करने वाला प्राधिकारी वह प्राधिकारी नहीं है जिसने अनुज्ञप्ति दी थी, तब वह कंडक्टर अनुज्ञप्ति देने वाले प्राधिकारी को ऐसी निर्भरता के तथ्य की सूचना देगा। अगर वो प्राधिकारी नहीं है तो ऐसी अयोग्यता के तथ्यों की वो सूचना देगा संबंधित अधिकारी को। मतलब कैसा? टीकमगढ़ सागर में लाइसेंस है मेरा और मेरी कंडक्टरी लाइसेंस अयोग्य मुझे घोषित कर दिया टीकमगढ़ वाले ने, टीकमगढ़ आरटीओ ने कर दिया, तो वो टीकमगढ़ आरटीओ किसको सूचित करेगा? सागर आरटीओ को सूचित करेगा। अभी मुझे पता नहीं है, मैं यहाँ पे और बात करूँगा, अधिकारियों से बात नहीं चल सकती, लेकिन कोई ब्रोकर जो वहाँ पे आरटीओ में काम कर रहे हैं उनसे थोड़ा अगर संपर्क किया जाए तो अपन बहुत कुछ चीज़ें जो है प्रैक्टिकल है वो चीज़ें समझ सकते हैं। होना चाहिए कोई अपना जान पहचान वाला। इंदौर में तो काफ़ी लोग थे, यहाँ पे मेरे भी है नहीं है, लेकिन यहाँ मैं और जानकारी करूँगा मोटर व्हीकल में। उपधारा 1 के अधीन दिए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपने पर आदेश की तामील होने के 30 दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, जो ऐसे व्यक्ति और उस प्राधिकारी को जिसने आदेश दिया है सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अपील का विनिश्चय करेगा, और अपील प्राधिकारी का विनिश्चय उस प्राधिकारी पर आबद्ध कर होगा जिसने वह आदेश दिया था।
ठीक है, 30 दिन के भीतर बेहद प्राधिकारी को अपील करेंगे, बेहद प्राधिकारी को हर जगह यही मिलेगा आपको। 35 न्यायालय की निरस्त करने की शक्ति। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा ये अनुज्ञापन प्राधिकारी अयोग्य घोषित करता है और न्यायालय अयोग्य घोषित करता है। ये दोहरी पद्धति यहाँ पे चलती है, दोहरी पद्धति यहाँ पे चलती है। अनुज्ञापन प्राधिकारी जिसने लाइसेंस दिया है तो वो वापस लाइसेंस लेने की क्षमता देखेगा। और मान लीजिए अगर हाँ हाँ जीपीएस में टीचर होता है ना। हाँ, अब देखिए किसी कोर्ट में कार्रवाई चल रही है तो कोर्ट में कार्रवाई के दौरान भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है, मैं आपको बता दूं। वो बात यहाँ है 35 में। तो ये आप दोहरी पद्धति पढ़िएगा, वरना आप एग्जाम में कहें नहीं अनुज्ञापन प्राधिकारी रिवोक करता है, अयोग्य घोषित करता है, ऐसा नहीं है। न्यायालय भी अयोग्य घोषित करता है। जब कंडक्टर अनुज्ञप्ति को धारण करने वाला कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है, यहाँ पे गोला कर लेना, किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है। न्यायालय जब दोष सिद्ध करेगा तभी आएगा ना उसके सामने। जैसे मान लीजिए सीजीएम साहब के कोर्ट में कोई मामला आया है, वहाँ पे किसी को दोष सिद्ध कर दिया है मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत, तब वह न्यायालय जिसने उसे दोष सिद्ध किया है विधि द्वारा प्राधिकृत क्या करेगा, कोई अन्य दंड अधिरोपित करने के अतिरिक्त उस व्यक्ति को जो इस प्रकार दोष सिद्ध किया गया है कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण करने से उतनी अवधि के लिए जितनी वह न्यायालय निर्धारित करे निरस्त घोषित कर सकेगा। तो अयोग्य घोषित कर सकेगा, ये भी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जितनी अवधि के लिए वो चाहे। वह न्यायालय जिसमें इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए हुई किसी दोष सिद्धि की अपील होती है निचले न्यायालय द्वारा दिए गए निहरता के किसी आदेश को अपास्त कर सकेगा, परिवर्तन कर सकेगा। और वह न्यायालय जिसमें मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय से अपीलें होती हैं उस न्यायालय द्वारा दिए गए निहरता के किसी आदेश को इस बात के होते हुए ये अपास्त कर सकेगा, उसमें परिवर्तन कर सकेगा कि उस दोष सिद्धि के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है जिससे संबंध में वो आदेश दिया गया। तो अयोग्य घोषित करने का देखिए, ये जब्ती कर लेते हैं जब एक्सीडेंट हो जाता है या कोई टक्कर कर देते हैं जानबूझ के या कुछ गलत तरीके से वाहन चला रहे हैं तो इनके लाइसेंस को छीन लिया जाता है, अयोग्य घोषित कर दिया जाता है न्यायालय द्वारा और दंडित कर दिया जाता है सिर्फ दोष सिद्धि पर। अगर दोष मुक्त कर रहे हैं तो फिर लाइसेंस काय को अपन रद्द करेंगे, अगर दोष सिद्ध कर रहे हैं तो ही लाइसेंस रद्द करेंगे या अयोग्य घोषित करेंगे निश्चित अवधि के लिए। 36 अध्याय 2 के कुछ उपबंधों का कंडक्टर अनुज्ञप्ति को लागू होना, जैसे धारा 6, 2, 14, 15, 23, 24, 1, 25 के उपबंध यथावत यहाँ पे कंडक्टर अनुज्ञप्ति के संबंध में लागू होंगे। चालन अनुज्ञप्ति के उपबंध ये आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है। 37 अब ये देखिए व्यावृत्ति क्लॉज है, ये बताती है कि यदि मंजिली गाड़ी के चाहे ज्ञात हो या ना ज्ञात हो कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए कोई अनुज्ञप्ति किसी राज्य में दी जाती है और वह उस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पूर्व प्रभावी है तो ऐसे प्रारंभ होते हुए भी वह उस अवधि के लिए बनी रहेगी जिसके लिए वह उस दशा में प्रभावी होती जब यह अधिनियम पारित न किया गया होता। ऐसी प्रत्येक अनुज्ञप्ति यह समझा जाएगा कि दी गई अनुज्ञप्ति है मानो अध्याय 2 के अधीन प्रवृत्त अनुज्ञप्ति दी गई है। अब मान लीजिए अधिनियम लागू हुआ, इससे पहले किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत आपको लाइसेंस दे दिया गया है कंडक्टर लाइसेंस, तो वो भी यहाँ पे मान्य किया जाएगा। तो ये यहाँ पे मान्य करने की बात यहाँ पे की गई है और उसको मान्यता जब तक बनी रहेगी, जब तक उसमें प्रवर्तन तारीख है तब तक ये बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं 37 में यहाँ पर है व्यावृत्तियों के संबंध में, ये अपन ने देखा। 38 में राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। अब कंडक्टर लाइसेंस के संबंध में राज्य सरकार नियम बना सकता है। कौन बना सकता है? राज्य सरकार नियम बनाएगा। काय के संबंध में? कंडक्टर के संबंध में। कंडक्टर लाइसेंस के संबंध में राज्य सरकार नियम बनाएगा। ऐसे नियमों में निम्नलिखित हो सकेंगे, वो क्या क्या है ये अपन थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब थोड़ा H नंबर का जो है, मंजिली गाड़ियों के कंडक्टर द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी, लगाए जाने वाले बैज और बैजों के लिए दी जाने वाली फीस, इसको टिक कर लीजिएगा, इसको IMP कर लीजिएगा। एक बार पूछा गया है कि कंडक्टरों के संबंध में वर्दी, ड्रेस और बैज और फीस के संबंध में लाइसेंस कौन प्रोवाइड कराता है, कौन यहाँ पे नियम बनाता है इनके संबंध में, ये आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और इससे पहले G नंबर का क्लॉज है, उसका परंतोक है, उस पर IMP कर लीजिएगा। इस पर एक बार पूछा गया है, कोई OT मिल जाएंगे आपके राहुल मिश्रा पे, कि इस प्रकार नियत की जाने वाली फ़ीस 25 रुपये से अधिक नहीं होगी। कोई भी फ़ीस यहाँ पे लगेगी, दे फीसें जो होंगी कंडक्टर लाइसेंस के लिए, तो 25 रुपये फ़ीस यहाँ पे लगाए जाने की बात की गई है। कितनी? 25 रुपये। ये आपको यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान देना है, और ये तो आपको पता ही है
कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती, कंडक्टर के लिए क्या छूट दी जानी चाहिए, कितनी योग्यता होना चाहिए, ये सब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि 5 पास 8 पास कम से कम होना चाहिए, जो कंडक्टर कर सके उसे कंडक्टर लाइसेंस दिया जा सकता है। और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, बस आपको इतना पता होना चाहिए कंडक्टर लाइसेंस के संबंध में राज्य सरकार नियम बनाती है और कंडक्टर लाइसेंस संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू होता है और ड्राइवर लाइसेंस पूरे भारत पर लागू होता है। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश से आपने लाइसेंस बनवाया तो पूरे इंडिया में कहीं भी वो लागू रहेगा, लेकिन कंडक्टर, हाँ ये रिन्यूअल वाले पॉइंट में तो ये लिखा था कि 1/2 ऑफ दैट फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, तो फिर वो बात उसकी कॉन्ट्ररी नहीं हो जाएगी सर? मैं समझ नहीं रहा हूँ कौन सी सेक्शन की बात कर रही है कालिंदी। सेक्शन 30 में जो बताई गई है ना कि फीस कितनी लेगा वो ड्राइविंग कंडक्टर लाइसेंस के लिए, तो ये लिखा है रिन्यूअल के लिए कि हाफ ऑफ की, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस की हाफ लेगा वो। तो ड्राइविंग लाइसेंस की हाफ लगेगी ना उसमें, तो वो तो आपको वहाँ पे बतानी पड़ेगी कंडक्टर अनुज्ञप्ति। यहाँ पे देखिए अपीलों का संचालन और सुनवाई में देय फीसों की बात कर रहे हैं 25 रुपये। अपील के लिए बताता ना, जी नंबर का क्लॉज क्या करता है, अपील के लिए बताता है। इसमें क्या है, कम फीस लगती है। क्या कंडक्टर लाइसेंस एकमात्र औपचारिकता होता है, मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ी औपचारिकता के तौर पर देखा जाता है कि आपके पास कंडक्टर लाइसेंस मतलब एक आईडी प्रूफ लेके चल रहे हैं आप। कैसे इनको ड्राइविंग करने का तो अवसर दिया नहीं जाता है, बस टिकट काटने का, सवारी उतारने चढ़ाने का अवसर दिया जाता है, बस इतना ही रहता है इनका। तो ये कोई गतिविधि गलत ना करें तो इनको रेगुलेट करने के लिए कंडक्टर लाइसेंस दिया जाता है। जैसे हम लोग हैं अधिवक्ता कार्ड है, अब अधिवक्ता कार्ड हम लोग आईडी प्रूफ के तौर पे दिखाते हैं तो मान्यता देती ही नहीं है, कोई भी नहीं मानता इसको। वो बोलता है आधार कार्ड दिखाओ भैया, ये नहीं चलेगा आईडी प्रूफ के तौर पे। अब अधिवक्ताओं को प्रोटेक्शन के संबंध में कितनी गतिविधि हो रही, प्रोटेक्शन में भी काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, तो इनको अगर प्रोटेक्ट किया जाता है तो वो भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाएंगी आपको। तो अभी तो सिर्फ इतना ही समझिए कि अगर अपन अपील करते हैं, मान लीजिए किसी की कंडक्टर लाइसेंस को रिवोक कर लिया गया है, वो दुखी है इस रिवोकेशन से, उसकी जीविकोपार्जन उसी से चल रही, तो वो अपील करता है तो 25 रुपये फीस लगेगी और वर्दियों वगैरह बैच के बारे में स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। आगे बढ़ते हैं, 39 से 65 तक है। अब देखिए मैंने अभी 5 सेक्शन आपको बताई थी, कौन बताएगा आवश्यकता के संबंध में सेक्शन, अभी मैंने जस्ट पहले ही बताई थी कि 5 सेक्शन आवश्यकता के बारे में बताती हैं। 29, 39, 66 और 146, हाँ। तो देखिए 3 सेक्शन में क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता, 29 में क्या है, कंडक्टर लाइसेंस की आवश्यकता, 66 में क्या है, रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता, फिर कौन सी सेक्शन है, 124 है क्या, 139 में क्या की आवश्यकता है, परमिट की, और 146 में इंश्योरेंस की आवश्यकता है, मतलब इंश्योरेंस की आवश्यकता 146 में। अब जी आवश्यकता वाली धाराएं आपको देखिए यहाँ पे सब इतनी कला देखनी है। ये एक्ट है बड़ा क्लिष्ट, 2015 में मेरा जो सिलेक्शन नहीं होने का कारण मैन मोटर व्हीकल एक्ट ही रहा है। मैं बीमार हो गया था, एडमिट रहा 3-4 दिन, उसके बाद मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की, इसमें मेरा मन ही नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था, मैंने थोड़ी लापरवाही से पढ़ाई की थी, इसको पढ़ाया भी था मैंने कोचिंग में लापरवाही से लेकिन सारी चीज़ें मैंने इंडिकेट की थी, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पढ़ाई थी। लेकिन यहाँ पर रटने पे फोकस, अपन रटने से ज़्यादा सोचने पे फोकस ज़्यादा देना है। रटिए कम, सोचिए ज़्यादा कि चैप्टर 1 उठाइए। अब ड्राइविंग लाइसेंस में क्या क्या चीज़ें हैं एक बार पढ़ लीजिए, पूरी चीज़ें सोचिए। कंडक्टर, हमने कहा ना 5 डॉक्यूमेंट फुलफिल होते हैं यहाँ पे, एक ड्राइवर लाइसेंस, कंडक्टर लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, परमिट, इंश्योरेंस, ये 5 डॉक्यूमेंट बेस पे चलता है। तो 5 डॉक्यूमेंट कैसे बनते हैं ये आपको देखना है। फिर यातायात के कुछ नियम दिए गए हैं यातायात के, वो देखना है। अब यातायात के नियम की अवहेलना करेंगे तो उनके लिए दंड दिया गया है, वो देखना है। यहाँ पर मिसलेनियस देखना है। अब मिसलेनियस में बाकी चीज़ें आ जाएंगी, देखो ट्रैफिक कंट्रोल, यातायात चिन्ह, ये सब आप यहाँ देख लेंगे। इसके बाद इंडिया आने वाले बहाने, कुछ ट्राइब्यूनल के संबंध में कंपनसेशन है, इस मिसलेनियस में बाकी चीज़ें पढ़िए। तो आप पहले डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से याद करने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया कालिंदी, अच्छा बताया। आगे बढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन 39 से लेकर 65 तक की बात रजिस्ट्रेशन में की गई है। देखिए
रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता। किसी सार्वजनिक स्थान में अथवा किसी अन्य स्थान में किसी मोटरयान को कोई व्यक्ति तभी चलाएगा और कोई मोटरयान का स्वामी तभी चलवाएगा या चलाने की अनुज्ञा देगा। अब देखिए, मोटरयान चलाने वाली बात हो रही है या चलवाने वाली बात हो गई। मान लीजिए मेरा एक ड्राइवर है, मैं उससे गाड़ी चलवा रहा हूँ या मैं खुद से ड्राइव कर रहा हूँ, तो मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, जब वह यान इस अध्याय के अनुसार रजिस्ट्रीकृत हो तथा यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निलंबित या रद्द न किया गया हो और यान का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह बेहतर रीति से प्रदर्शित किया। हम लोग रजिस्टर्ड कराते हैं यान को। रजिस्टर्ड कराने के बाद हमें क्या करना पड़ता, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखवाना पड़ता। कई बार अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, 10-15 दिन के लिए वैलिड होता है, या स्थायी मिल जाता है। अब ये रजिस्ट्रेशन देखिए, जब हम लोग एजेंसी से गाड़ी उठाते हैं, डीलर के यहाँ से गाड़ी उठाते हैं, तो इनकी शर्तें थोड़ी बदल जाती हैं। तो वो शर्तें अपन को यहाँ थोड़ी समझना है, और तो आपको पता ही है। परंतु इस धारा की कोई भी बात ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो केंद्रीय सरकार द्वारा बहत की जाए, किसी व्यवहारी के कब्जे में के मोटरयान को लागू नहीं होगी। अब एक डीलर है, मान लीजिए कोई एजेंसी है, सुजुकी कंपनी की एजेंसी है, रेनॉल्ट की एजेंसी है, कोई हुंडई की, अब उसके अंदर बहुत सारी गाड़ी रखी हुई हैं शोरूम में, तो क्या उनको हर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? नहीं होता। इनके पास सेल लेटर होते हैं, गाड़ी परचेजिंग लेटर होते हैं, तो उस पर गाड़ियों का संख्यांक क्रमांक सब डला रहता है, सीरियल नंबर। कोई भी आता है तो ये शो कर सकते हैं कि आपके यहाँ फर्जी गाड़ी कोई नहीं है, सब परचेज की गई गाड़ियाँ हैं। अब वहाँ से आपको सड़क पे चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी हो जाएगा, डीलर को ज़रूरी नहीं है, तो डीलर पे ये लागू नहीं होती है। सेक्शन 40, रजिस्ट्रीकरण कहाँ किया जाना है। अब कहाँ किया जाएगा, धारा 42, 43, 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए। ये आगे पढ़ेंगे अपन धारा, इनमें क्या है। प्रत्येक मोटरयान का स्वामी यान को उस राज्य में कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी से रजिस्टर करवाएगा जिसकी अधिकारिता में उसका निवास स्थान या कारोबार का स्थान है, जहाँ की यान आमतौर पर रखा जाता है। अब रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर, अब देखिए रजिस्ट्रीकर्ता जो रजिस्टर्ड ऑफिसर होगा, रजिस्टरिंग ऑफ अथॉरिटी का नाम दिया गया है, उसके पास रजिस्टर्ड कराएगा। तो हम लोग मोस्टली आरटीओ को ये पावर दिए गए हैं, वहीं पर रजिस्ट्रेशन होते हैं गाड़ियों के। रजिस्ट्रीकरण कैसे होता है इसको भी आप समझिए। मोटरयान के स्वामी द्वारा, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट धारा है। कैसे यहाँ पे ज़्यादा मतभेद पैदा होता है। रजिस्ट्रेशन कितने समय के लिए, मान लीजिए आपने एक कार खरीदी। अब मेरे एक सर हैं, आप जानते हैं, अनुज जानते हैं, तोमर सर हैं। तोमर सर कौन सी गाड़ी खरीद रहे हैं, एल्टो 800 उठाना है आज उनको, उनकी मिठाई ड्यू है, तो नई गाड़ी उठा रहे हैं BXI एल्टो 460 की। अब मान लीजिए गाड़ी उठा रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या रहेगी नई गाड़ी उठाने में। अब इसको आप बिल्कुल 41 को ध्यान से सुनेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा। मोटरयान के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसे प्रारूप में होगा, उसके साथ ऐसे दस्तावेजों, विशिष्टियाँ और जानकारी दी हुई होंगी, और वह ऐसी अवधि के भीतर किया जाएगा जो केंद्र सरकार द्वारा बहत किया जाएगा। आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा, ID प्रूफ देनी पड़ेगी, आधार कार्ड देना पड़ेगा, फ़ोटो देनी पड़ेगी, और लोकल ID के लिए कुछ और यहाँ पे हो सकता है बिल वगैरह भी आपका लग जाए। परंतु जहाँ मोटरयान संयुक्त रूप से एक से अधिक व्यक्तियों के स्वामित्वाधीन है, वहाँ आवेदन सभी स्वामियों की ओर से एक स्वामी द्वारा किया जाएगा, और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे आवेदन को ऐसे मोटरयान का स्वामी समझा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे 1/8 अपन देखते हैं, वैसे ही प्रोसीजर यहाँ पे। मान लीजिए 4 लोग हैं, हम दोनों भाइयों ने, मैं और मेरा छोटा भाई, एक कार खरीदी मान लीजिए, तो इस कार में या वो डॉक्यूमेंट लगा दे या हम डॉक्यूमेंट लगा दें, तो दोनों लोगों के नाम हो जाएगा, और माना जाएगा जिसने आवेदन किया है वो ही इसका स्वामी है। वो बाद में पता चल जाएगा कि 2 लोगों के नाम है। ज़्यादातर दोनों लोगों के डॉक्यूमेंट लगते हैं, लेकिन एक कोई अप्लाई कर देगा यहाँ। परंतु यह और कि नए मोटरयान की दशा में राज्य में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसे मोटरयान के डीलर द्वारा किया जाएगा। इस पर आप IMP लगा दीजिएगा, सेकंड परंतुक पे IMP। अब आप देखिए, आप एजेंसी से गाड़ी लाते हैं तो पहले बुकिंग करनी पड़ती है हमें गाड़ी की। बुकिंग हो जाती है, ज़्यादातर वाइट कलर ही ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, और दूसरा कलर करते हैं, स्पेसिफाई कलर करते हैं, तो पहले से बताना पड़ता है आपको, तो वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं गाड़ी। अब हमें क्या करना पड़ता है, हम उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट छोड़ देते हैं, तो वो आपके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस डीलर ही क्लियर कराने लगता है। तो आवेदन ऐसे मोटरयान के डीलर द्वारा किया जाएगा यदि नए मोटरयान को उसी राज्य में रजिस्ट्रेट किया जा रहा है जिसमें डीलर अवस्थित है। तो जनरली हम तो गाड़ी लेके आ जाते हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट दे देते हैं, वो करवा देते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं और एक्सपर्ट हैं
तो आप क्या कर सकते हैं, आप बोलिए कि इंश्योरेंस हम ही करवाएंगे, हम ही रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। कैसे? आप अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो कम से कम कुछ नहीं तो 2-3 हज़ार रुपये की सेविंग हो जाएगी आपकी। 2-3 हज़ार रुपये वो ज़्यादा आपसे ले लेंगे डीलर वाले, ये होता है। जनरली हम लोग जब नई गाड़ी लेते हैं तो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं और बचत भी करते हैं। तो ऐसी मना ही नहीं है कि मतलब आप रजिस्ट्रेशन गाड़ी खुद नहीं करवा सकते, आप आरटीओ में जाइए, खुद रजिस्ट्रेशन आवेदन कीजिए, खुद करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अपन ने देखा कि यहाँ पे डीलर को ये पावर दिया गया है कि नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करा के उसको देना है। उपधारा 1 में निर्दिष्ट आवेदन के साथ ऐसी फीस होगी जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए। तो ये देखिएगा, फीस निर्धारित होगा, वो फीस होगी। रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी स्वामी के नाम में एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र ऐसे प्रारूप में देगा, उसमें विशिष्ट जानकारी दी हुई होंगी और वो ऐसी रीति में होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए। तो एक विशिष्ट और जानकारी के साथ यहाँ पे आवेदन किया जाएगा, प्रमाण पत्र प्रारूप में होगा, मतलब एक फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट में आवेदन करेंगे, डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसमें। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में सम्मिलित की जाने के लिए अपेक्षित अन्य विशिष्टियों के अतिरिक्त वह उस मोटरयान का प्रकार भी विनिर्दिष्ट करेगा जो ऐसे प्रकार का है जिसे केंद्रीय सरकार मोटरयान के डिजाइन, निर्माण और उपयोग को ध्यान में रखते हुए राजपथ में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर लिखा रहता, जैसे मेरे पास काफ़ी ओल्ड बाइक है, उसमें लिखा रहता पैशन प्लस 2008 मॉडल, इस तरह का पूरा लिखा हुआ है, रेड ब्लैक कलर। इस तरह की मेरे पास बाइक है तो वहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह का लिखा रहता है उसमें गाड़ी में। रजिस्ट्रेशन नंबर में आप देखेंगे तो पूरी इंक्वायरी आपको भरनी पड़ती है, कौन सा मॉडल है, कौन सा वेरिएंट है, सब कुछ लिखना पड़ता है उसमें। आगे देखेंगे 5वां, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उपधारा 3 में निर्देश प्रमाण पत्र की विशिष्टियां एक रजिस्टर में प्रवेश करेगा, ऐसे प्रारूप रीति में रखा जाएगा जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किया जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो एंट्री होगी सीरियल नंबर पे, जिस नंबर पे आप आएंगे वहाँ पे एंट्री कर दिया जाएगा, नाम, पता, सब कुछ। रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उस यान में प्रदर्शित किए जाने के लिए उस यान को इस अधिनियम में रजिस्ट्री के चिन्ह के रूप में निर्दिष्ट एक पहचान चिन्ह देगा। देखिए, आइडेंटिफिकेशन मार्क देगा, कौन सा? रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी देगा, जो ऐसे अक्षर समूहों में से किसी एक समूह से मिलकर बनेगा और उसके पश्चात ऐसे अक्षर अंक होंगे जो केंद्रीय सरकार राजपथ में अधिसूचना द्वारा उस राज्य को समय समय पर आवंटित करती है, जो मोटरयान पर ऐसे प्रारूप और रीति प्रदर्शित किया जाएगा वो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए। अब देखिए, रजिस्ट्रीकरण होगा तो पहचान चिन्ह दिया जाएगा, मतलब जो मार्क होते हैं ना, रजिस्ट्रेशन मार्क बोलते हैं, गाड़ी नंबर होते हैं जिनको, वो गाड़ी नंबर दिए जाएंगे, जो आगे प्लेट लगाते अपन पीछे लगाते गाड़ियों में, तो वो नंबर आपको दिए जाएंगे रजिस्ट्रेशन होने के बाद। परंतु नए मोटरयान की दशा में उसके लिए रजिस्ट्रेशन का आवेदन, अब इसको आईएमपी कर देना आप, ये रुकिएगा, सब क्लॉज आइए 7 आईएमपी करना है, 7 क्लॉज आईएमपी करना है। परंतु नए मोटरयान की दशा में जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण का आवेदन उपधारा 1 के दूसरे परंतों के अधीन किया गया है, ऐसे मोटरयान का उसके स्वामी को तब तक परिधान नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा रजिस्ट्रीकरण चिन्ह मोटरयान पर ऐसे प्रारूप और रीति में जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किया जाए प्रदर्शित नहीं कर दिया गया है। अब देखिए, नए मोटरयान की दशा में क्या करना है? रजिस्ट्रेशन चिन्ह मोटरयान ऐसी प्रारूप और रीति में केंद्र सरकार द्वारा विहित रीति में प्रदर्शित नहीं कर दिया। जनरली क्या होता है, नया मोटरयान है तो उसको प्रदर्शित करने की बात यहाँ पे की गई है कि स्वामी को तब तक परिधान नहीं किया जाएगा जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा विहित रीति में प्रदर्शित नहीं कर। रजिस्ट्रेशन चिन्ह केंद्र सरकार द्वारा प्रदर्शित करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए, इस तरह की बात यहाँ पे की गई। तो इसको आप डिनाई कीजिएगा, आप पढ़ लेना। यहाँ सब क्लॉज 7 पे आईएमपी लगाइए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ओटी बन रहा है, आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट ओटी। अब बात ये आती है कि रजिस्ट्रेशन होता है कितने साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, बात इस पे है कितने साल तक रजिस्ट्रेशन होता है। हमें 15 ईयर तक होता है, केवल 15 साल, केवल वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, केवल ओनली 15 ईयर तक। इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात मोटरयान के बारे में उपधारा 3 के अधीन दिया गया रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे प्रमाण पत्र के दिए जाने की तारीख से केवल 15 वर्ष की अवधि तक या ऐसी अवधि के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए विधिमान रहेगा, उसका नवीनीकरण किया जा सकेगा। अब यहाँ पे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप कोई गाड़ी खरीदते हैं सेकेंड हैंड, तो यहाँ पे इन चीज़ों को अपन को ध्यान देना है कि ऐसा नहीं 14 साल हो गए हों या 14.5 साल हो गए हों, वो बेच रहा है आपको, तो आप थोड़े कम में खरीदिए। क्यों खरीदिए? कैसे? आप रिनोवल कराएंगे तो फीस देनी पड़ेगी आपको।
रिन्यूअल कराएंगे। तो यहाँ पे एक गाड़ी जब हम खरीदते हैं तो 15 वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, चाहे वो 2 व्हीलर 4 व्हीलर बस कुछ भी ले लो आप, 15 साल के लिए आप सड़क पे चलाएंगे, 15 साल का टैक्स पे हो जाता, कई बार तो लाइफ टाइम का टैक्स वो पे करवा लेते हैं। मोटरयान के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन ऐसी अवधि के भीतर ऐसे प्रारूप में किया जाएगा, ऐसी विशिष्ट जानकारी केंद्र सरकार बेहतर करे। ये भी एक केंद्र सरकार डिसाइड करती है, मतलब आप ऑफिस जाइए, ऑफिस से बोलिए रिन्यूअल कराना, वो एक फॉर्म दे देंगे, भर दीजिए, जो डॉक्यूमेंट बोले वो लगा दीजिए, जो फीस बोले वो दे दीजिए आप। ऐसा है यहाँ पे, पहले से डिसाइड कुछ नहीं है, डिपार्टमेंट जाके ही आपको जानकारी चलेगी फीस कितनी लगनी है। उपधारा 8 में निर्देश आवेदन के साथ ऐसी फीस होगी केंद्र सरकार बेहद की जाए। 10 धारा 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उपधारा 8 के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का नवीकरण ऐसी अवधि के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा बेहद की जाए कर सकेगा। अब निर्धारित अवधि के लिए रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र वो रिन्यूअल कर सकता है। ये यहाँ पे देखिएगा केंद्र सरकार। उस तथ्य की सूचना यदि वह मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी नहीं है तो मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा। अब देखिए यहाँ पे ये बात की गई है कि यहाँ पे बेहद अवधि के लिए नवीकरण करेगा, ऐसी अवधि के लिए जो बेहद की जाए, और इसकी सूचना मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मान लीजिए मेरा रजिस्ट्रेशन है मेरी गाड़ी का सागर में, सागर आरटीओ में, और मैंने छतरपुर आरटीओ से क्या कराया, रिन्यूअल कराया है, तो वो रिन्यूअल की जानकारी हमारे सागर आरटीओ को सूचित करेगी। कैसे, वो मूल अधिकारी है जहाँ पर मैंने पहली बार रजिस्ट्रेशन कराया है। परंतु केंद्रीय सरकार विभिन्न किस्म के यानों के लिए नवीकरण के लिए भिन्न भिन्न अवधि बेहद कर सकेगी। अब देखिए नवीकरण के लिए भिन्न भिन्न अवधि बेहद की जा सकती है कि अलग अलग यान के लिए अलग अलग अवधि बेहद की जाए। रजिस्ट्रीकरण का दूसरा प्रमाण पत्र दिए जाने के लिए आवेदन। अब देखिए अब यहाँ पे दूसरे प्रमाण पत्र की बात की जा रही है। अंतिम रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को ऐसे प्रारूप में किया जाएगा, विशिष्ट जानकारी होंगी, उसके साथ फीस होगी, केंद्र सरकार बेहद करेगी दूसरे प्रमाण पत्र के लिए आवेदन के लिए। ये हो गया अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई है कि हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए बेहद प्रारूप में बेहद फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं। नई गाड़ी के संबंध में ज़्यादातर डीलर करवा के देता है रजिस्ट्रेशन, डीलर की जिम्मेदारी है कि वो रजिस्ट्रेशन करा के दे, 10-15 दिन में रजिस्ट्रेशन करा के वो दे देता है। हम लोग खुद भी चाहें तो खुद रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ऐसा मैंडेटरी रूल नहीं है, लेकिन इस सुविधा का नियम है कि डीलर ही करवा के देता है। नई गाड़ी के संबंध में एक और चीज़ है, यहाँ पे 15 वर्ष तक के लिए रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है, और रिन्यूअल अगले कितने समय के लिए रिन्यूअल कर रहे हैं ऐसा कोई निर्धारित नहीं है, वो 15 समय के लिए हो सकता है। भिन्न भिन्न गाड़ियों के लिए रिन्यूअल अवधि अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए एक वाहन की एज ही 25 साल है तो उसको 15 साल कैसे रिन्यूअल कर दें, वो 25 साल बाद उन्हें हटाना है। तो छोटे लेवल पे ये चीज़ें नहीं देखी जाती। दिल्ली जैसे महानगरों में रिन्यूअल की डेट को ज़्यादा वैल्यू रखी जाती है कि ऑलरेडी 15 साल चला चुके हैं तो अगले 15 साल को रिन्यूअल ना करके 10 साल को रिन्यूअल कर देंगे, और जब आप वहाँ से कोई लोकल में ले आएंगे तो यहाँ रिन्यूअल कराते रहो, चलता रहता है। राजनयिक अधिकारी मोटरयानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए विशेष उपबंध। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपने देखा ना विशेष रजिस्ट्री के चिन्ह, आपने देखा कि मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय हैं इंडिया के, अब राष्ट्रपति महोदय की 4 ब्लैक कलर की गाड़ी हैं या 8 ब्लैक कलर की गाड़ी हैं, सब गाड़ियों के नंबर एक जैसे रहेंगे, एक जैसे। राजनेताओं के लिए विशेष मार्ग के वाहन दिए जाते रजिस्ट्रेशन के, तो इनके लिए अलग से व्यवस्था की गई 42 में। थोड़ा इस व्यवस्था को पढ़ते हैं, बस थोड़ा आपको इसकी अगर मार्जिनल नोट आपको याद रह गई पूरी कहानी सुनने के बाद तो बस सफिशिएंट है, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अपन इसको पढ़ते हैं। राजनयिक अधिकारियों आदि के मोटरयानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए विशेष उपबंध। जहाँ किसी मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी राजनयिक अधिकारी अथवा कौंसली अधिकारी द्वारा अथवा उसकी ओर से धारा 41(1) के अधीन आवेदन किया गया है, वहाँ धारा 3 उस धारा मतलब 41 की उपधारा 3 और 6 में किसी बात के होते हुए भी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उस यान को ऐसी रीति में ऐसी प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्री करेगा केंद्र सरकार द्वारा उपधारा 3 में अधीन इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित की जाए। अब क्या है, अगर आवेदन किया जाता है राजनयिक प्राधिकारियों के वाहनों के उसके लिए तो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी खंड 3 के अनुसार रजिस्टर उसको करेगा। केंद्रीय सरकार द्वारा उपधारा 3 के अधीन इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित की जाए। नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उस यान को प्रदर्शित करने के लिए एक विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह देगा। देखिए जो केंद्र सरकार रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीजर बनाएगा उसका अप्लाई करेगा और स्पेशल रजिस्ट्रेशन चिन्ह देगा। ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा,
विशेष रजिस्ट्रेशन चिन्ह देगा, रजिस्ट्रीकरण चिन्ह देगा। तथा इस बात का प्रमाण पत्र जिसे इस धारा के में इसके पश्चात रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र कहा गया है देगा, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र देगा, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए कि वह यान इस धारा के अधीन रजिस्टर कर दिया गया हो। इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत कोई यान जब तक कि राजनयिक अधिकारी कौंसिल अधिकारी की संपत्ति बना रहता है इस अधिनियम के अधीन अन्यथा रजिस्टर किए जाने के लिए अपेक्षित नहीं होगा। अब ये ध्यान दीजिए, राजनयिक अधिकारियों के यानों को रजिस्टर करने के लिए 42 के अंतर्गत आवेदन लगता है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल मार्क बनता है और इसके अलावा उन्हें किसी अन्य जगह पर रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये 42 सेक्शन देखिएगा रजिस्ट्रेशन के संबंध में। यदि इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई यान किसी राजनीतिक अधिकारी या कौंसिल विधायक की संपत्ति नहीं रहता है, ये अंडरलाइन करना की संपत्ति नहीं रहता है। मान लीजिए हम एक विधायक थे, हम हट गए हैं, विधायक इस बार नहीं जीत पाए हैं, 2 विधानसभा से हम बिल्कुल हार रहे हैं, अब हमने खड़े होना ही बंद कर दिया है, तो इस धारा के अधीन दिया गया रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रभावी नहीं रहेगा। अब देखिए रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र क्या हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा। तब धारा 39-40 के उपबंध लागू हो जाएंगे। इसका तात्पर्य क्या है? अब देखिए हम एक राजनयिक प्रतिनिधि के तौर पे हमने 42 के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया वाहन का, स्पेशल मार्क हमें मिल गए उसके। अब हम उस राजनैतिक पद पर नहीं है तो हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा तो उन्हें नॉर्मल वाहन के स्वामी की भांति हमें फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 39 आवश्यकता बताती है, 40 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताती है। तो एक आम आदमी की भांति हमें रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना पड़ेगा। ये बताया गया 39-40 का सेंस। केंद्रीय सरकार राजनीतिक अधिकारियों और कौंसलीय प्रतिनिधि अधिकारियों के मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा ऐसे यानों को रजिस्टर करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में, प्रारूप में के बारे में, ऐसे यानों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिए जाने, उस रीति के बारे में जिसमें ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र उस यानों के स्वामियों को भेजे जाने, यानों के लिए विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह देने के बारे में नियम बना सके। तो ये सब नियम बनाने का पावर पूरा केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार ये देखती है, केंद्र सरकार राजनयिक प्रतिनिधियों के संबंध में नियम बनाती है। इस धारा के प्रयोजनों के लिए राजनयिक अधिकारी या कौंसलिक अधिकारी से ऐसा व्यक्ति भी प्रेरित है जिसे केंद्रीय सरकार ने इस रूप में मान्यता प्रदान की है। यदि ऐसा प्रश्न उठता है कि वह व्यक्ति ऐसा अधिकारी या नहीं है तो उस प्रश्न पर केंद्रीय सरकार का निश्चय अंतिम होगा। अब राजनयिक अधिकारी और कौंसलीय अधिकारी कौन होगा, तो यहाँ का देखिए 2 वर्ड यहाँ पे यूज किए गए हैं, डिप्लोमेटिक ऑफिसर और काउंसलर ऑफिसर। काउंसलर ऑफिसर ज़्यादातर कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जो विशेष दर्जे पे होते हैं, जैसे राजनीतिक तो अधिकारी सभी मान लीजिए यहाँ पे, और कोई जैसे किसी विभाग से संबंधित मंत्रालय, कोई मंत्रालय से संबंधित, कैबिनेट मंत्रालय से संबंधित या कोई एम्बेसी से संबंधित अधिकारी होते हैं, ये डिप्लोमेटिक और राजनीतिक अधिकारियों के अंतर्गत आते हैं। इन्हें स्पेशल मार्क के वाहन दिए जाते हैं जिससे इनको रोक टोक ना की जाए। बस यहाँ इसकी मार्जिनल नोट याद रखना है आपको, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग अगर आपको आ गई है तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 पे आते हैं, अस्थायी रजिस्ट्रीकरण क्या होता है, इसको भी अपन थोड़ा समझते हैं। देखिए धारा 40 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी मोटर यान का स्वामी, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाए को मोटर यान को अस्थायी रूप से रजिस्टर करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए मोटर यान के स्वामी हम हैं, हम अस्थायी रूप से रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करते हैं और प्राधिकारी रजिस्ट्रीकरण का अस्थायी प्रमाण पत्र और अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह ऐसे नियमों के अनुसार जो केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाए जारी करेगा। तो ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के लिए व्यवस्था करेगा रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी। परंतु इस पे आपको IMP लगाना है, इसका जो परंतुक है ये इम्पोर्टेंट है। बस आपको ये तो पता है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कौन सी धारा करती है, 43 करती है। OTA बनेगा, दूसरा OT बनेगा कि ये कितने समय तक के लिए रहता है, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कितने समय तक के लिए रहता है। देखिए परंतु राज्य सरकार ऐसे किसी मोटर यान को जो अस्थायी रूप से राज्य के भीतर चलता है रजिस्टर कर सकेगी और ऐसी रीति में जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए 1 मास की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और रजिस्ट्रीकरण चिन्ह जारी कर सकेगी। अब देखिए 1 माह के लिए रजिस्ट्रेशन चिन्ह जारी कर सकेगी। अब मान लीजिए आप टूरिस्ट के लिए आए हैं, 1 महीने के लिए टूरिस्ट के लिए आए हैं, कहाँ पे, MP में आए हैं। मान लीजिए आप खजुराहो MP विजिट करना चाहते हैं, आप कहीं दिल्ली के निवासी हैं, आपकी गाड़ी को रोका जाए, आप नहीं चाहते रोका जाए, तो आप यहाँ पे कुछ फीस दे के अस्थायी रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, अस्थायी रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ मान लीजिए,
और मैं इंदौर में रहता हूँ, मैंने इंदौर में एक कार खरीदी, उस कार को ले जाके मैं लॉकडाउन में आ गया हूँ घर पे और ले जाके मैं लखनऊ में रहने लगा हूँ। एमपी का रजिस्ट्रेशन है कार में। लखनऊ में हम कितने समय तक रह सकते हैं ऐसी कार को लेके? कितने समय में हमें लखनऊ में रजिस्ट्रेशन फिर से कराना पड़ेगा या कोई और प्रोसीजिंग करनी पड़ेगी? तो मैक्सिमम कितने समय तक हम रह सकते हैं लखनऊ में, कोई बताएगा हमें? इसके बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे। जो 12 महीने का, हाँ हाँ 12 महीने हाँ कालिंदी सही बता रही हो आप, 12 महीने तक का कॉन्सेप्ट है ये, आगे अपन पढ़ने वाले हैं। तो आप देखिए 47 में, हाँ 47 में है ये, आगे अपन पढ़ेंगे। एनओसी वगैरह लेना पड़ता है, यहाँ से अपन को एमपी से एनओसी लेना पड़ेगा, फिर जाके वहाँ पे अपन को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो वहाँ पे लोकल लाइट रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, यहाँ का हट जाएगा। देखिए 44, रजिस्ट्रीकरण के समय यान का प्रस्तुत किया जाना। अब देखिए आपने कभी ध्यान दिया, हम लोग एजेंसी पे गए, जैसे हमारे सर कल गाड़ी उठा रहे, आज उठा लेंगे वो गाड़ी। मैंने कहा सर मुहूर्त देख लीजिएगा आप, प्रॉपर मुहूर्त टाइम पे, मतलब 10:10 पे अगर पंडित जी लिख के देते तो 10 से 10 पे ही आप चाबी लगाइएगा गाड़ी में। ऐसे वो अगर सही टाइम पे लेते हैं तो वो गाड़ी लंबे समय तक चलती है। अपन जो मानते हैं धर्म को वो चलना चाहिए अकॉर्डिंग। अब रजिस्ट्रीकरण के समय यान का प्रस्तुत किया जाना, क्या उनका वाहन जो है, मान लीजिए वो कार खरीद रहे हैं तो कार को आरटीओ ऑफिस ले जाना पड़ेगा अपन को, नई कार को? मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा। हम लोग नई गाड़ी लेके आते एजेंसी से, सीधी घर पे पूजा होती है और चलाते रहते, रिश्तेदारियों में घूम लेते, सब जगह घूम लेते। आरटीओ ऑफिसर ले जाता कोई नई गाड़ी? मैंने तो नहीं देखा ऐसा कहीं पे। जब देखा नहीं है तो ऐसी कुछ यहाँ भी लिखा होगा। देखिए उन निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, किसी प्राधिकृत डीलर द्वारा, गोला कीजिए, किसी प्राधिकृत डीलर द्वारा विक्रय किए गए मोटरयान से, अंडरलाइन कीजिए, विक्रय किए गए मोटरयान से पहली बार रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी। स्पष्ट लिखा है कि भैया जो जब नया मोटरयान हम खरीदते हैं तो उसे प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर, आरटीओ ऑफिसर नहीं ले जाना है। आप डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, परचेज लेटर ये लोग भेज देते हैं, उसके आधार पे ये हो जाता है। उन निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए, कोई व्यक्ति जिसके नाम से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है, ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के समक्ष रजिस्ट्रीकृत या अंतरित वाहन को प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी। अब देखिए, अब रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रीकृत या अंतरित वाहन को प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं। राज्य सरकार भी ऐसे नियम बनाती है कि ऐसे व्यक्ति की कोई अपेक्षा नहीं होगी अगर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया। तो पहली बार तो अपन को वाहन को नहीं ले जाना है, सीधी बात है। आगे अगर कोई ऐसी प्रोसीजर होगी तो आगे अपन देखते हैं, कुछ प्रोसीजर निकलती है। 45, रजिस्ट्रीकरण से या रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र के नवीकरण से इनकार। अब देखिए, अब रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी क्या कर रहा है? आपका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है, कुछ उसको फॉल्ट दिख रही है आपके कामों में तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है। तो अब ऐसे में इनकार कर रहा है या रिनोवल नहीं कर रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है, रिनोवल करने से इनकार कर रहा है, तो क्या करेंगे? देखिए, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी आदेश द्वारा किसी मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण करने से या किसी मोटरयान परिवहन की बाबत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र नवीकरण करने से उस दशा में इनकार कर सकता है यदि इन दोनों में से किसी भी दशा में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है कि। अब देखिए यहाँ नंबर डालिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगी ये क्या कहना चाहता है। हम आपके वाहन को रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करेंगे? जो इंदौर में रह रहे हैं, आपने एक चीज़ देखी होगी, जो गुजराती कॉलेज बना हुआ है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाजू में ही है, गुजराती कोई कॉलेज है, संस्थान है, उसके पास में एक ऑडी कार को जलाया गया था। ऑडी कार जलाई गई थी, करीब 40 लाख की कार आती है, उसको जलाया गया था। 40 लाख से शुरुआत है वो, उसको जलाया गया था। जब उस कार के बारे में देखा गया, उसके रजिस्ट्रेशन को सर्च किया गया तो वो वहीं आसपास कोठारी मार्केट के आसपास के किसी रजिस्टर्ड पते पे थी। उस नाम का कोई व्यक्ति रहती नहीं था। मतलब हमारे काले धन की कमाई थी वो, जो हमने फर्जी रजिस्ट्रेशन से ले रखी थी। अब ऐसे रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, अब उन्हीं के बारे में यहाँ लिखा है। पहला पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिएगा, वह है मोटरयान चुराया हुआ है। नंबर 1 अंडरलाइन कीजिए, रजिस्ट्रेशन करने से इनकार। या नंबर 2, वो है यान यांत्रिक रूप से खराब है, यांत्रिक रूप से खराब यान है। नंबर 2,
नंबर 3, वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहता है। नियम के अकॉर्डिंग नहीं है, अधिनियम में जो रूलिंग बनाई गई उसके अकॉर्डिंग नहीं है। या चौथा, यदि आवेदक यान के किसी पूर्व रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टताएं प्रस्तुत करने में असफल रहता है। पूर्व रजिस्ट्रीकरण, पहले सेकंड यान है, आप पहले वाले डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने में असफल रह गए तो भी इनकार कर देंगे। 5वां, या यथास्थिति यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए या उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन में